हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर शर्मा आपको लेसन 3 ग्रेविटेशन में फ्री फॉल बता रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से समझें। देखिए, फ्री फॉल क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ते हैं तो ये पाया जाता है कि वो हमेशा किधर आएगा, अर्थ की तरफ, अर्थ सरफेस की तरफ ही आएगा। ठीक है। अगर एक स्टोन लिया जाए और एक लिया जाए फेदर, पंख, पक्षी का पंख, इन दोनों को जब एक साथ छोड़ा जाता है किसी हाइट से, सेम हाइट से, तो हम ये पाते हैं कि स्टोन पहले आता है और फेदर बाद में आता है। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि क्योंकि स्टोन भारी है और फेदर हल्का है, इसलिए दोनों अलग अलग टाइम पर जमीन पर आए। तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि अगर दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास के हों और उनको सेम हाइट से गिराया जाए तो वो अलग अलग टाइम में जमीन तक पहुंचते हैं। लेकिन इस थ्योरी को गैलीलियो ने गलत साबित किया। गैलीलियो ने क्या किया कि 3 आयरन बॉल ली, आयरन की बॉल्स, तीनों डिफरेंट मास की एक दूसरे से। उसने जब उनको तीनों को छोड़ा तो तीनों एक साथ जमीन के ऊपर आई। अब हालांकि तीनों का मास अलग था, लेकिन फिर भी तीनों सब्सटेंस या तीनों आयरन बॉल एक साथ जमीन के ऊपर आई। तो इससे गैलीलियो ने यह कंक्लूड किया कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास के हों और अगर एयर का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया जाए तो वो सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास के सेम टाइम पर ही जमीन तक आएंगे। जैसे फेदर बाद में इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि उसका ये सरफेस एरिया ज़्यादा था। स्टोन के ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम था क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी कम था। तो इसलिए गैलीलियो ने बताया कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें, कि हम ये मान लें कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट जो होंगे अगर सेम हाइट से गिराए जाएं तो वो बिल्कुल एक साथ जमीन के ऊपर पहुंचेंगे। इसी चीज को रॉबर्ट बॉयल, साइंटिस्ट था, उसने गैलीलियो की मौत के बाद में ये वेरिफिकेशन करने के लिए कि भाई डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे अर्थ के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे अगर एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दी जाए, तो उसने क्या किया, एक वैक्यूम चैम्बर लिया। इस वैक्यूम चैम्बर में एक आयरन बॉल और एक फेदर, इन दोनों को एक साथ छोड़ा गया। तो उसने यही पाया कि आयरन बॉल और फेदर दोनों सेम टाइम में बॉटम में आते हैं। तो इससे ये साफ हो गया कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मास ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से गिराया जाए तो वो सेम टाइम पे अर्थ सरफेस पे पहुंचेंगे अगर उनका एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया जाए। यहां तक समझ में आया आपको? इसके बाद अब देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम गिराएंगे तो हम क्योंकि पढ़ रहे थे फ्री फॉल, फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री होकर, फॉल का मतलब गिरना, कि जब भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा है और उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो कौन सी? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, तब वो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में कहलाएगा? फ्री फॉल में। कि अगर कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से नीचे की ओर आ रहा है, बाकी उसके ऊपर कोई अदर फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हम किस में कहेंगे? फ्री फॉल। और वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है मान लो, तो लगातार इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसके अंदर लगातार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है?
ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से नीचे आ रहा है, तो इसलिए उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को जी से भी डिनोट किया जाता है, जी एरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। तो जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए freely falling object is known as acceleration due to gravity. Clear? अब मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m अर्थ के सरफेस के पास में ही है, ठीक है। उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रही है अर्थ की, तो कितनी फोर्स एक्ट होगी, F इज इक्वल टू जी m अपॉन में r स्क्वायर, where m is the mass of earth, small m is the mass of object, r is the radius of earth, ठीक है। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा F इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन फोर्स को ही शो कर रही है, दोनों F की ही वैल्यू है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर इनको कंपेयर करते हैं, mg इज इक्वल टू जी m अपॉन में r स्क्वायर। मास से मास कैंसिल, तो g की वैल्यू कितनी आ गई, जी m अपॉन में r स्क्वायर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मास ऑफ अर्थ के ऊपर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर कहीं पर भी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल m के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो इससे ये साबित होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग गिराया जाए तो वो दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास के हमेशा सेम टाइम पर ही अर्थ पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब देखिए स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती, इसमें कुछ वेरिएशन आता है। तो हम देखते हैं क्या क्या वेरिएशन आ सकता है कि एक तो ये रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है। अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो मेनली इलिप्टिकल शेप में है। इलिप्टिकल शेप में अगर देखें, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर्स, ये इक्वेटर लाइन होती है, ये पोलर लाइन हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस हो गई इक्वेटर की, इसी तरह से ये भी रेडियस इक्वेटर, यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ पोल, यहाँ से यहाँ भी रेडियस ऑफ पोल। तो क्योंकि g का फॉर्मूला हमने पढ़ा जी m अपॉन में r स्क्वायर, रेडियस ज्यादा होगी तो g की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि रेडियस एट द इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट द पोल। भाई ये दूरी कम है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो रेडियस एट इक्वेटर इज मोर देन द रेडियस एट पोल। तो रेडियस अगर ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल, ठीक है। सेकंड, हमें ये हमारे हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हमें याद रखने की चीज है कि अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, यहां से जितना ऊपर की ओर जाएंगे जी की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी, और ऊपर से सरफेस की तरफ आएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है।
और जैसे जैसे सरफेस से नीचे सेंटर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी इज इक्वल टू 0। जी की वैल्यू कंप्लीटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इसके बाद स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। सबसे पहले तो यही है कि इनकी डेफिनेशन कि इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, और कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। सेकंड, जी की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया भी था, अर्थ के ऊपर भी देखें और अलग अलग प्लेनेट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर भी जी की, स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि सभी प्लेनेट की रेडियस जो है वो एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। मास भी सभी प्लेनेट का एक दूसरे से अलग होगा, इसलिए जी की वैल्यू भी हर प्लेनेट पर अलग होगी। हम कह सकते हैं हर जगह टू जगह, डिफरेंट जगह पर अगर देखें तो वो अलग अलग होगी। लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह सेम होती है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहेगी। और डिफरेंस अगर देखें तो सेंटर ऑफ अर्थ पे हमने बताया जी की वैल्यू 0 हो जाती है, जबकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये वैल्यू इसकी होती है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये वैल्यू फिक्स होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और क्या डिफरेंस है कि वैल्यू ऑफ जी अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आ रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रही है, जबकि वैल्यू ऑफ कैपिटल जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये सभी इनके बीच में डिफरेंस है। आप बुक के अंदर इसको अच्छे से देखना। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, गुड लक।